एक ब्राह्मण जो है वो 50 वोटों को इम्पैक्ट ये कर तो सकता है, ये तो है। इस बात को अखिलेश जी समझ रहे हैं कि एक ब्राह्मण उनको परसेंटेज से ना आकी इकट्ठी ना, परसेंटेज से नहीं कि 3% है उत्तर प्रदेश में। जी जी 3% वाला इसको तो व्यक्ति, मानते हैं, हाँ। 3% वाला व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे आप मत समझिए। ब्राह्मण जो है धोबी को भी इम्पैक्ट करता है, नाई को भी इम्पैक्ट करता है, कुर्मी को भी इम्पैक्ट करता है, इवन मुस्लिमों को भी इम्पैक्ट करता है। राम के नाम पे ना विपक्ष जो है वो भुना नहीं पाता है, कभी नहीं उसको भुना उसको लाभ लेना आता ही नहीं भगवान राम के नाम अच्छा, अच्छा, पे। अच्छा। और बीजेपी एक्सपर्ट है इसमें। हाँ, हाँ, तो ये जितना चीजें करते, जैसे देखो चलते चलते में संसद में वो भगवा कपड़ा पहन के पहुंच गए, हाँ, हाँ, तो उस पे उनका मूवमेंट हो गया, मतलब काउंटर पार्ट अटैक में ज्यादा हावी हो गया। अच्छा अच्छा। तो बीजेपी एक्सपर्ट है भगवान राम की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि चढ़ावा चोरी हो। बहुत प्रिय या- गेम है, बहुत इसमें हमेशा आगे निकल जाती हाँ, है। आगे निकल जाते हैं वो लोग। तो इनकी बातें उतना इफेक्टिवली भी डिलीवर हो, वो इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है। तो ये प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों का वोट सपा को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, और बहुजन को भी चाहिए। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है कहुआ में, अयोध्या मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर। साथ में हमारे हैं रोहित तिवारी जी, नवतेज टीवी समूह के कर्ता धर्ता, मालिक, संपादक, चाहे जो आप कहिए अपनी अवधी भाषा में, अपने घर पे आए हैं। और राजस्थान में, हालांकि कर्मभूमि तो राजस्थान में बनाया, और अभी हुआ था, बहुत बड़ी कथा हुई थी, पूरे ज़िले की सबसे बड़ी कथा हुई थी। अभी आप लोग आए रहे होंगे, साथ में बैठे हैं। और चूंकि अपने अयोध्या क्षेत्र की, होता नहीं कि कितना भी हो, कहीं भी चली जाए बिटिया, लेकिन मैके का जो होता है, जो मौलिकता होती है, उसका एक अलग ही विशेषता होती है। हमारे साथ में बैठे हैं, अयोध्या यूपी की राजनीति को आप बाखूबी से, हैं तो राजस्थान में, लेकिन पूरी निगाह गड़ाए हैं उत्तर प्रदेश में। भैया स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या दर्पण जितने लोग देखते हैं, मैं देखता हूं कि अयोध्या दर्पण ऐसी आवाज़ उठा रहा है जिसको कोई नहीं उठाता है। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम, बहुत खूब ढेर सारा आशीर्वाद। वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति देखो, कई चीज़ों को धुरी बनाकर चल रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति 500 वर्षों बाद जो इंतजार खत्म हुआ, रामलला टेंट से निकलकर महल में विराजे अपने, वहां से एक राजनीति का प्रवेश शुरू हुआ। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने वो सीट जीत लिया, तो उसके बाद कहीं ऐसा लगा लोगों को कि भाई पानी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी को राम का आशीर्वाद नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक कह सकते हैं कि मौका था, वो उसने उपचुनाव में उसको भुनाया, और ये दिखाया भी कि देखो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं, उपचुनाव में उनकी जीत हुई। तो कहने का मतलब, अयोध्या की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, वो अयोध्या की धुरी पर घूमती है। और हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अवध से आते हैं। और अवध और अयोध्या का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब अवध क्षेत्र बड़ा अवध क्षेत्र है, लखनऊ भी उसी अवध क्षेत्र में है। तो कहने का मतलब, अयोध्या की जो एक परिवेश है, वो राजनीतिक धुरी को समेटने के लिए अपने आप में परिपक्व है, और अपने आप में हमेशा केंद्र बिंदु बनी रही है। मंदिर बनने से पहले और मंदिर के बाद भी, अभी भी केंद्र बिंदु ही बनी हुई है। जी, आप जो चंदा चोरी का मामला हुआ, अभी अखिलेश यादव ने जोर शोर से उठाया इसको। हालांकि उसके सूत्रधार रहे पवन पांडे जी, जो स्थानीय यहाँ के विधायक रहे अयोध्या के। इस चंदा चोरी का रातलीय, इसका क्या उसका असर होगा, राजनीतिक क्या असर होगा, दोनों को आप संक्षिप्त बताइए। देखिए, चढ़ावा चोरी जो विषय है, ये सबके सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। देश का हर एक व्यक्ति जो है वो राम को, भगवान श्री राम को आराध्य मानता है। और अगर उनके साथ किसी भी तरीके का कोई एक कह सकते हैं कि मिस हैपनिंग हुई, तो उस पे सरकारों ने एक्शन लेने में थोड़ा लेट कर दिया। अगर ये एक्शन समय से लिया जाता, अब आप ऐसे समझ लो, मेरे घर में कोई बच्चे हैं, उन्होंने अगर कोई चोरी की, तो हम पनिशमेंट में देरी थोड़ो करेंगे कि हम जांच करेंगे, ये करेंगे। हमें तो तुरंत पता लग जाएगा चोरी हुई कि नहीं हुई। हम आपके घर के मुखिया है ना, तो हमें तो तुरंत पता लग जाएगा। तो जब चोरी हुई,
तो कहीं ना कहीं उस चोरी पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाई। अच्छा। और कुछ लोगों को बचाने के लिए, अब वो सेंट्रल के दबाव से बचाने के लिए किया गया, या यहाँ यूपी की राजनीति में किसी को डिमोरलाइज करने के लिए किया गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी को बचाने के लिए दोनों डबल इंजन की सरकारों ने काम किया है। किसी को बचाने के लिए, किसी को बचाने- मिटाने के लिए। किसी को बचाने के लिए, किसी को मिटाने के लिए, हाँ, दोनों आप ये डबल कहना इंजन, चाह हाँ, दोनों डबल इंजन की सरकारों ने काम किया है। नहीं तो अगर चढ़ावा चोरी पर तुरंत एक्शन होता तो कम से कम जो देश का सेंटीमेंट है वो खराब नहीं होता, अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम के लिए। बाकी भगवान श्री राम आराध्य हैं। मुझे लगता है चढ़ावा चोरी जैसा जो अपराध है वो अक्षम्य है, और इस पर सरकार कड़ी से कड़ा एक्शन अब ले रही है। एसआईटी का गठन हो चुका है, चंपत राय जी का इस्तीफा दिलवाया जा चुका है। लेकिन ये जो मुद्दा है इसको विपक्ष बहुत बड़े लेवल पर उठा रहा है। अब आपने बात किया पवन पांडे जी, जो कि पूर्व विधायक रहे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, अयोध्या के ऊपर उनका तो कहीं ना कहीं सर्विलांस रहता ही है। बिल्कुल रहेगा। विपक्ष में है तो विपक्ष तो कमजोरी पकड़ेगा ही सत्ता पक्ष का। तो उन्होंने जब इस मुद्दे को प्रकाश में लाया तो पहले तो बीजेपी मानने से इनकार कर रही थी कि ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ, हम जांच करके बताएंगे। लेकिन सब अब हुआ। सीएम साहब ने बोला भी, योगी जी ने, कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो अब इंतजार वही है कि दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आए। एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है, एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और ये चढ़ावा चोरी के मुद्दे को यहीं पर समाप्त किया जाए। नहीं तो विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा ही, बड़े स्तर पर बनाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बना ही रहा है। तो क्या इसमें विपक्ष को कोई लाभ होगा? मैं देख रहा हूँ शुरुआत तो ही अखिलेश जी ने ट्वीट किया, लेकिन ऊपर के बाद संपूर्ण विपक्ष इस गंगा में नहाने के लिए कूद पड़ा। जैसे संसद में आपने ड्रामेबाजी देखी, पप्पू यादव की देखी, और ड्रामेबाजी इस स्तर तक चली गई, विपक्ष घिरता भी नजर आया। तो क्या इसको आप माने कि सिर्फ ड्रामा 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 सिर्फ ड्रामा ही रहेगा कि इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष को अथवा सत्ता पक्ष को कोई नुकसान? दोनों आप आकलन करें, क्या कहेंगे? क्या है कि राम के नाम पे ना विपक्ष जो है वो भुना नहीं पाता है, कभी नहीं उसको लाभ लेना आता ही नहीं भगवान राम के नाम अच्छा, पे। अच्छा। और बीजेपी एक्सपर्ट है इसमें। हाँ। तो ये जितना चीजें करते, जैसे देखो चलते चलते में संसद में वो भगवा कपड़ा पहन के पहुंच गए, हाँ। तो उस पे उनका मूवमेंट हो गया, मतलब काउंटर पार्ट अटैक में ज्यादा हावी हो गया। अच्छा अच्छा। तो बीजेपी एक्सपर्ट है भगवान राम की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि चढ़ावा चोरी हो, बहुत प्रिय गेम है, बहुत इसमें हमेशा आगे निकल जाती है। हाँ, आगे निकल जाते हैं वो लोग। तो इनकी बातें उतना इफेक्टिवली भी डिलीवर हो, वो इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो मुद्दे को भुनाने में फेल हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप देखो कि अभी सीजेपी का आंदोलन हुआ, तो राहुल गांधी अभी विदेश से सीधा पीएम के घर पे पहुंच गए। तो भाई साहब, पहले आप कहाँ थे? पहले भी आपको आना चाहिए था। तो जब किसी को दिखता है कि ये मुद्दा जो है हाई सेंसिटिव जोन में जा रहा है, अब इससे जनता इम्पैक्टफुल कनेक्ट हो रही है, तो सब लोग इसमें कूद पड़ते हैं हाथ धोने के लिए, भैया चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक्सपर्ट है। भगवान राम को आज से थोड़ो, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, राम पे ही तो बीजेपी का अस्तित्व घूम रहा है पूरा। तो वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, मतलब वो ब्रह्मास्त्र है और रहेगा, वो रहेगा, ब्रह्मास्त्र है और रहेगा। अच्छा, वो चलता आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति अयोध्या के ही इर्द गिर्द घूमी है ना। और मुझे लगता 30 साल ये इसी इर्द गिर्द में घूमती रहेगी। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें तो इन लोगों ने बहुत की कि इसको और डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब बीजेपी को ये लग गया कि डैमेज कंट्रोल करने से कोई फायदा नहीं, ये लोग ज्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे, तो उन्होंने अब बैकफुट पे अपना मूवमेंट शुरू कर दिया है। ठीक है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, किसी ने गलती की है तो उसको समझाएंगे, समझाने से मानेगा तो समझाएंगे, नहीं तो दो तमाचा मार के भी समझाएंगे। जी, हमारा ही तो बच्चा है। लेकिन संरक्षण वो हमारा ही रहेगा। ये छवि निकाल पाना कि अयोध्या किसी और के संरक्षण में फलित होगी, वो विपक्ष करने में सफल होगा या असफल होना आगे वाला समय बताएगा। जी। नहीं तो चंदा चोरी का जो मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया, जिस उद्देश्य से उठाया, तो ये मुद्दा अच्छा स्वीकार भी कर रहे हैं कि चोरी शुरू से होती आई है। तो इस मौके पर उठाना, और उसके बाद अभी एक मामला और चल रहा है कि ब्राह्मणों को, इस समय ब्राह्मणों के लिए सभी की लार टपक रही प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी थोड़ा आगे निकल कर भी, जनेश्वर मिश्रा का जो है वो था, जयंती थी, उस पर उसने पीडीए का स्वरूप ही बदल डाला। 29वीं बार जो है पीडीए बदला है, और उसमें पीडी का मतलब पंडित, मतलब पीडी पंडित लेकर भाग गया, अब ए बचा है।
तो क्या मानते हैं कि ये जो दांव चला है, और पवन पांडे जी को भी घोषित भी कर दिया, प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। घोषित करना ना, क्योंकि वो प्रत्याशी पहले से भी थे, उन्हीं को लड़ना था, वहाँ कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं था, तो घोषित करने का कोई हमारा मतलब तो कोई नहीं हल हो रहा था। क्या ये ब्राह्मणों का जो हथियार यूज किया है इन्हें सपा ने, वो क्या उसके लिए लाभकर होगा कि नहीं होगा? अब आप देखो कि पंडित जो है हमेशा से सत्ता के केंद्र बिंदु में बना रहा है। उत्तर प्रदेश की खासकर बात किया जाए, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने हो, क्यों रहा है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है वो पंडित डालता है, इसीलिए सब लोग पंडित को साधने की बात करते हैं। अब आप देखो, परशुराम जयंती की छुट्टी अखिलेश यादव ने मंजूर की थी, आपको याद होगा। अखिलेश यादव की निगाह हमेशा पंडितों पर रही है, इसीलिए उन्होंने अभी पीडी से पंडित जोड़ा है। और सबसे पहला टिकट उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में पहला टिकट जो उन्होंने घोषित किया वो किसका किया? पंडित से का किया। और कहाँ का किया? अयोध्या का किया। तो सब पंडित और अयोध्या के बीच में समावेश चल रहा है। तो मुद्दा ये है, लेकिन पंडितों को निहाल किसी ने नहीं किया है। पंडितों की अगर बात की जाए तो हाशिए पे हमेशा पंडित रहे हैं। मायावती की सरकार में अगर थोड़ा बहुत इनको मान सम्मान मिला है तो बहुजन की सरकार में मिला था, जब सबसे ज्यादा मंत्री और विधायक पंडित बने थे। लेकिन अगर बात करें, अभी सपा की बात कर लो, तो समाजवादी पार्टी आज तो बोल रही कि हम पंडितों के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन अभी क्या हालत होगी सरकार बनने के बाद में वो सबने देखा है। अच्छा, आज तक मैंने देखा पंडितों की बात करते कि पंडित न सपा को हजम कर पाते हैं और अंदर से बात भले करे पंडित, लेकिन वो पिछड़ों की राजनीति करती है। उसके मूल में ही पीडीए था, वो तो पीडीए का विकृत रूप इस समय चलता जा रहा है, पता नहीं कितनी परिभाषाएं उसकी आएंगी। पंडित कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया सपा को। तो क्या लगता है कि आज की परिस्थितियों में, जैसे चंदा चोरी का मुद्दा उठाया उन्होंने, अभी जनेश्वर मिश्र के उस पर जिनको घोषित किया प्रत्याशी, क्या अब डाइजेस्ट करेगा? अब भी नहीं डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा पंडित सपा से। मतलब पंडित जो है सपा को डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाएगा कि कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। अंततो गत्वा अगर बात की जाए तो भाजपा को ही वोट उसको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई विकल्प बच नहीं रहा है। एक साइलेंट है, बहन जी साइलेंट हैं, और बहन जी को साइलेंट हो सकता है किया गया हो। ये भी हो सकता है। बसपा के साथ अगर बसपा को ऐसा दिखता है कि बसपा बड़ी मेजोरिटी में कुछ आ सकती है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, तो बसपा में लोग जाना पसंद करेंगे। पंडित डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि अखिलेश यादव ने जो 5 साल लास्ट वाली गवर्नमेंट चलाई थी, उसमें ऐसा नहीं कि पंडितों को सम्मान नहीं मिला, कई सारे पंडितों को मंत्री भी बनाया। आज देख लो आप, विपक्ष में माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बना के रखा है ब्राह्मणों को, लेकिन ब्राह्मणों को वो दिखाने के लिए बनाया है या किस बेस? अच्छा, जो भी सपा में ब्राह्मण हैं, कोई प्रभावी ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण का चेहरा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई ब्राह्मणों का सैलाब चलता हो। ऐसा नहीं, कुछ जन नेता भी हैं, लेकिन जन नेता ऐसे कहने से तो नहीं होता, जनाधार से ही आदमी जन नेता बनता है। किसी का जनाधार नहीं। अब जनाधार की परिभाषा अलग अलग है, उस पर अपन बात करेंगे तो काफी लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त ब्राह्मणों को रिझाने का पूरा प्रयास कर रही है। और अखिलेश यादव के भाषण से ये प्रतीत होता है, आप बोल रहे हैं ना 29वीं बार संशोधन किया है, तो ये प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों का वोट सपा को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, और बहुजन को भी चाहिए। कहने का मतलब बीएसपी को भी चाहिए। तो अब ये मुद्दा ये ब्राह्मणों को तय करना है कि आप सत्ता की केंद्र की धुरी बनते तो हैं हर बार आप सत्ता और सरकार को पलटने का मादा रखते हैं, लेकिन आपके साथ होता क्या है? आप हमेशा जो है एक तरीके से छले जाते हैं और हमेशा हाशिए पे रखे जाते हैं। तो अब ब्राह्मण समाज को ये समझने की बात है कि वो अपने सत्ता के लिए प्रबुद्धता को ज्यादा मजबूती से टिकाए रखे। जितना वो टिकाए रखेगा, सत्ता उसके उतनी करीब आती जाएगी। वो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, अखिलेश यादव की सरकार बने, या बसपा की सरकार बने, सरकार कोई भी हो, या कांग्रेस की केंद्र में सरकार बने, या भारतीय जनता की पार्टी की केंद्र में सरकार बने, लेकिन अगर आपको वजूद बचाना है तो आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और समाजों में आप देख लो, और समाजों में एकजुटता है। एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में
आज जो है मंत्री बना हुआ है, उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। जी 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 हैं? तो आप जो है इस लेवल से आप देखते जाइए वो क्यों बने हुए, मुट्ठी भर लोगों की वजह से, उनकी एकजुटता है, उसके चक्कर में बने हुए हैं। अब ब्राह्मण समाज को ये समझना है कि उसको एकजुटता के साथ वोट करना है या ऐसे फिर पाला बदलते रहना है। अभी तो सबको आशीर्वाद देता रहा है हमेशा। हाँ बिल्कुल, ये कभी कभी एक पे नहीं रहा। नहीं इम्पैक्टफुल है। एक ब्राह्मण जो है वो 50 वोटों को इम्पैक्ट ये कर तो सकता है, ये तो है। इस बात को अखिलेश जी समझ रहे हैं कि एक ब्राह्मण उनको परसेंटेज से ना आकी इकट्ठी ना, परसेंटेज से नहीं कि 3% है उत्तर प्रदेश में। जी, जी। 3% वाला इसको तो मानते व्यक्ति, हैं, हाँ। 3% वाला व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे आप मत समझिए। ब्राह्मण जो है धोबी को भी इम्पैक्ट करता है, नाई को भी इम्पैक्ट करता है, कुर्मी को भी इम्पैक्ट करता है, इवन मुस्लिमों को भी इम्पैक्ट करता है। हमारे गाँव में देखो 2 घर मुस्लिम है, ठीक है ना, 2-4 घर हमारे यहाँ मुस्लिम है, लेकिन अगर हम लोग सामंजस्यता में रहते हैं तो सब लोग एक है। तो ऐसे इम्पैक्टफुल इफेक्ट डालता है चुनाव में ब्राह्मण। तो उसको एक व्यक्ति से नहीं, एक व्यक्ति 50 व्यक्ति के बराबर है। पार्टियों को उस नजरिए से मुझे लगता सोचना चाहिए। वो अखिलेश यादव उस पर सोचना शुरू कर चुके हैं। जी जी जी। अब उनको देखिए, अखिलेश यादव जी शुरू कर रहे हैं, ब्राह्मणों को रिझाने में लगभग सभी पार्टियां जुटी हैं, लेकिन अभी 4 महीने हैं, कुछ भी अभी हो सकता है। अभी गणित बनेगा बिगड़ेगा, कई बार बनेगा बिगड़ेगा, इसलिए 27 के चुनाव अभी किस धुरी पर है इसको कह पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। भैया ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी आपको भी, आपके दर्शकों को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर देख लीजिए, लागू हुआ है। राज्यपाल के अधिसूचना के बाद भी अधिकारियों की मनमानी की वजह से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। और ऊपर से माननीय पूर्व सांसद वीरांगना बहन फूलन देवी जी का जो सीबीआई जांच होना चाहिए, अभी तक सीबीआई जांच नहीं हो पाया है। उनकी मां को, सांसद की मां का दर्जा मिलना चाहिए। उसके अलावा उनकी जो संपत्ति है उस पर एक सफाई के बैठा हुआ है, जबकि वह संपत्ति उनकी मां को मिलना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। फूलन देवी जी के नाम से महिला सशक्तिकरण